हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। आप सबका स्वागत है। आज 4 जनवरी वेडनेसडे को डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन के अंदर जो आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। सब लोग अगर आ चुके हैं इस सेशन के अंदर तो अच्छे से पॉजिटिव वर्ड लिख लिख कर इमोजी बना बना कर एनर्जी लगा दीजिए इस सेशन के अंदर। दोस्तों, क्या आपने अभी तक सभी वीडियो देख चुके हैं क्या? दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रहे, हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे मुद्दे डेवलप करते हैं कि जो आपके फंडामेंटल्स को डेवलप करने में काफी मदद करेंगे। ठीक है, और ऐसे न्यूज आइटम्स हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसका एग्जामिनेशन में रिलेवेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, और हम उसकी ट्रेंड को डेवलप करते रहते हैं। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट वी प्रोवाइड यू continuous comprehensive learning. In this continuous comprehensive learning, we try to ensure that you get good quality content by Pro Talent. क्या आपको ये सब पसंद आ रहा है? हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन में हम महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्पेशल मॉड्यूल आपके लिए बनाया जाता है और इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अलग अलग तरीके के मुद्दे अलग अलग तरीके से हम समझाएं। जैसे आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्री स्पीच। समझेंगे दोस्तों, फ्री स्पीच का यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। फंडामेंटल राइट के अंदर फ्री स्पीच आती है, हम फ्री स्पीच के हिमायती है। हम मानते हैं कि फ्री स्पीच होनी चाहिए, पर फ्री स्पीच कैन नॉट बी देयर इन एन एब्सोल्यूट फ्रीडम मैनर। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डिमोनेटाइजेशन का। परसों बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया और उस जजमेंट के ऊपर 4:1 के द्वारा बातें हुई। 4 जजेस ने उसके फेवर में बोला दैट दिस इज रियली ओके। ठीक है, पर एक जज ने जो डिसेंटिंग ओपिनियन दिया वो जिंदगी भर, है ना, आपकी और मेरी जिंदगी भर इन मुद्दों के ऊपर बातें तो जरूर चलती रहेगी। हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम जाएंगे इजराइल का लीगल इश्यू ऑन वेस्ट बैंक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि यह इश्यू आईसीजे में जाएगा। हम बात करेंगे उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। कल हमने रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करी थी और बड़े मुद्दों के ऊपर हमने समझा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कितना महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कौन कौन और कैसे कैसे लगा सकते हैं और क्या बेसिस के ऊपर लगा सकते हैं। आज एक नए मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। फिर क्विक अपडेट देंगे सियाचिन ग्लेशियर से। ठंड चालू हो गई है ना, तो भैया सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आर्मी का जमावड़ा हो गया है। अब वो लोग वहां पे अगले 2 महीने रहेंगे और हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। ये बड़े काम की बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट का सिनेमा हॉल के ऊपर एक बड़ा सा जजमेंट, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर ऑडियो बुक के कॉपीराइट इश्यूज के बारे में बात करेंगे। एरिक गारसेती इज वंस अगेन इन द न्यूज, हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन स्ट्राइक से उभर ही नहीं रहा है। नर्सिस का स्ट्राइक हुआ और अभी एक नया स्ट्राइक आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंडफॉल टैक्स के ऊपर अगेन से वापस ऑयल कंपनियों के ऊपर कमर कस दी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने जो बातें करी वो हम देखेंगे। और जैन धर्म के लोगों का बड़ा प्रोटेस्ट क्रिएट हो रहा है और डेवलप हो रहा है, हम इस बात को भी समझेंगे कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, उनकी डिमांड क्या है और उस डिमांड के बेसिस के ऊपर आगे क्या होना चाहिए। चलिए, बड़े काम के मुद्दे हमारे सामने और आप सब तैयार होंगे इन 10 मुद्दों के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको ये सब मुद्दे समझ में आ रहे हैं बिल्कुल लाइक कर दीजिए, है ना, इस वीडियो को अभी के अभी। ये जरूरी है क्योंकि वो YouTube वाला है ना, उसका जो पूरा कोडिंग है, पूरा कोडिंग आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए आपकी तरफ से। चलिए बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह मुद्दा क्या है। दिस इज कनेक्टेड टू फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि मिनिस्टर्स, है ना, मिनिस्टर्स कौन है भैया? मिनिस्टर्स ऐसे लोग हैं हम जिनको इलेक्ट करके लोकसभा में या विधानसभा में भेजते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
These ministers are collectively responsible to the legislature. What do you mean by collectively responsible? एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मानो कोई एक मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, लेट अस से उनके करीबन 12 लोग हैं, है ना, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। का ये मतलब है कि इनमें से कोई एक बंदे ने कोई ऐसा काम किया जो उनको करना नहीं चाहिए था, जो ऐसा माना जाएगा दैट वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर गवर्नमेंट, और इसकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि एक बंदे ने अगर कुछ गलत काम किया तो ऐसा माना जाएगा इट इज डन बाय द एंटायर, यू कैन से, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। सो उन सब लोगों को निकल जाना है। समझ में आया ना दोस्तों? चलिए बढ़िया। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक मजेदार प्रिंसिपल यहां से डेवलप हो रहा है। डेवलप ये हो रहा है कि जो मिनिस्टर है उन्होंने कोई स्पीच दी, ठीक है, वो स्पीच क्या कलेक्टिवली पूरे ग्रुप की है या उसी बंदे के अकेले की है? समझ में आया ना? बड़ा क्वेश्चन क्या है कि जो मिनिस्टर ने स्पीच दी वो स्पीच कोई भी हो सकती है, वो स्पीच उसका खुद का ओपिनियन हो सकता है, वो स्पीच हेट स्पीच जैसी हो सकती है, वो स्पीच कोई भी तरीके की हो सकती है। क्या उस बंदे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है या उसको इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में बंद होकर अपनी बातें करनी है? ये एक बड़ा सवाल पैदा हुआ था और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया that there is no reason to impose any additional restriction on right to free speech on ministers. Ministers के ऊपर कोई तरीके का again से अलग से restriction नहीं लगाना चाहिए in their freedom of speech. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी व्हिप इश्यू करती है, आपने सुना होगा व्हिप क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी बातों को मनवाने के लिए अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, अपने एक ऐसे मेंबर्स के ऊपर एक व्हिप जारी करती है। व्हिप का मतलब हो गया एक ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जहां पे सभी मेंबर्स को उस पॉलिटिकल पार्टी का जो रूल है वो मानना पड़ेगा। उन्होंने जो बोला वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल थे वो फॉलो नहीं करे, and therefore you may stand to disqualify, है ना, from that party and from that post and from that seat. समझ में आया ना? ठीक है, तो ये व्हीप होता है। तो व्हीप एक तरीके से बड़े काम का पार्ट है ताकि एक पूरी सिस्टम को मैनेज करने में एक पॉलिटिकल पार्टी को मदद करता है। चलिए, तो अच्छी बात है। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे के ऊपर, विच इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर उनके पास कोई फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं? दोस्तों, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पीएम एंड सीएम हैव नो डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके ऊपर पीएम और सीएम का कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल हो नहीं सकता। जब कोई मिनिस्टर ने अपने बलबूते पे अपना कोई ओपिनियन डाला, उस ओपिनियन के लिए कोई पूरी पॉलिटिकल पार्टी या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे जब टीवी के ऊपर कपिल शर्मा का शो आएगा तो वहां पे एक डिस्क्लेमर लिखा जाता है, द एनी ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ दिस शो दे आर ओन ओपिनियन एंड द ओपिनियन डजंट स्टैंड बाय द कंपनी, दैट इज द टीवी चैनल। समझ में आया ना? ताकि उनको बोल दिया कि तुम अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। दैट इज व्हाट द आइडिया इज, विच इज वेरी राइट। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा पॉइंट यहां पे निकला। अब इसके अंदर जो डिसेंटिंग जज थे, जैसे डिमोनेटाइजेशन के अंदर भी जस्टिस नागरत्ना, ठीक है, वो डिसेंटिंग जज रहे। जस्टिस नागरत्ना इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। अगले कुछ सालों में वो भारत की पहली लेकिन से फीमेल सीजीआई रहने वाली है। उनके पिता भी भारत के सीजीआई रह चुके हैं। ठीक है, उनको वो चाहते तो वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर पाते, पर उन्होंने चुना कि मैं बैंगलोर जाकर प्रैक्टिस करूं, और उन्होंने अपना करियर अपने बलबूते पे बनाया। तो जस्टिस नागरत्ना जो डिसेंटिंग व्यू दिए थे डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, यहां पे भी उन्होंने बहुत ही क्रूशियल मुद्दे के ऊपर बात करी।
उन्होंने कहा दैट पब्लिक फंक्शनरीज शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन देयर स्पीच। उन्होंने कहा जो सेलिब्रिटीज है, पब्लिक फंक्शनरीज है, मिनिस्टर्स है, दे हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट व्हाट दे से इन पब्लिक। शी सेड दैट द राइट टू डिग्निटी ऑफ कॉमन मैन कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ फ्री स्पीच। कॉमन आदमी का जो डिग्निटी है, ठीक है, वो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर छीन थोड़ी सकता है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोगों की, है ना, जो डिग्निटी है मैं बिल्कुल धज्जियां उड़ा दूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बराबर है। इफ द स्टेटमेंट मेड बाय द डिग्निटरीज क्रिएटेड इनइक्वालिटी, दे विलिफाइड द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और द इंडिविजुअल। शी डिस्पैरेज्ड द, she said disparaging and vitriolic speech। vitriolic बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। vitriolic का मतलब होता है जिसमें कटु भावना से भरा हुआ है, जहर से भरी हुई स्पीच, ठीक है। vitriolic speech expressed at the various levels of political authority have exacerbated a climate bordering on intolerance and tension in the society। उन्होंने कहा कि ऐसी, है ना, जो जहर से भरी हुई स्पीचेस हमारे देश के अंदर जब इनटॉलरेंस का माहौल क्रिएट करती है, टेंशन क्रिएट करती है, और वो लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है, एंड देयर बाय इट मे बी अप्रोप्रिएट टू साउंड अ स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ वार्निंग इन दिस रिगार्ड। उनके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ कॉशन देना बिल्कुल बनता है। मैं भी इस बात के साथ सहमत हूं कि ये जो बड़े बड़े एक ऐसे लीडर्स है ना, उनके पास जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोका तो नहीं जा सकता, पर क्योंकि उनकी पोजीशन, क्योंकि उनकी हुद्दे की वजह से हम उनको बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, क्योंकि तुम अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हो, और तुम कहीं पे गलत स्पीच दे रहे हो। हेट स्पीच डिनाइज राइट टू डिग्निटी। कोई हेट स्पीच दे रहा है ना, हमने देखा ही 2022 के साल में तो कितनी सारी हेट स्पीच आई। अब 2023 चालू हो चुका है ना, नए नए मुद्दे आएंगे, इस नए नए मुद्दे में क्या होगा वो तो आगे का समय ही बताएगा ना। तो ये हेट स्पीच ये डिनाई करता है लोगों के डिग्निटी को, ऐसा जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कहा, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर उन्होंने बातें करी, आपको समझ आया होगा। आर्टिकल नंबर 19 1A के मुताबिक इंडिया के पास, इंडियन सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा किसी को अपनी बातें रखने का बिल्कुल अधिकार है, पर आप अपनी बातें रख रहे हो और दूसरों के अधिकारों को आप छीन रहे हो, दूसरों के लीगल राइट को आप वायलेट करते हो, तो वो नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेसिस के ऊपर ये पूरे मुद्दे की बारे में बात हो रही है। दोस्तों आपको ये पता होगा जो मिनिस्टर्स है, उन मिनिस्टर्स को जो भी उन्होंने लोकसभा में या राज्यसभा में या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, नॉट जस्ट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में जो भी उन्होंने बात करी है ना, उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं लग सकता। इतनी बड़ी इम्यूनिटी उनको मिली है। समझ में आया ना दोस्तों। आज का हमारा ये दूसरा करंट अफेयर का अपडेट आपके लिए, विच इज कनेक्टेड टू विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के द्वारा कनेक्टेड है। ये पता होगा आपको, है ना, जो बच्चा प्रो टैलेंट को रेगुलरली फॉलो करता है उसको ये सब पता रहता है। ये सुनो कि विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है। यह केस था 4:1 का जजमेंट आया, wherein there were more than 58 petitions. They were clubbed into one petition about demonetization. अब डिमोनेटाइजेशन में एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया हमारे एक ऐसे नागरत्ना मैडम ने। नागरत्ना जी ने बहुत मजेदार सी बात करी, और इस मुद्दे के ऊपर आप कोई भी अखबार उठा लीजिए और सभी अखबारों ने इस डिसेंटिंग ओपिनियन के ऊपर बात करी। हिंदू कहता है ओवरली डेफरेंशियल, डेफरेंशियल इज ओवरली रिस्पेक्टफुल। डेफरेंशियल का डेफर करना मतलब रिस्पेक्ट देना, और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल डिसीजन आया। ऑब्वियस है क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन हो चुका
उसका अगर कोई अभी जजमेंट आता कि वो गलत था, उसका कोई मतलब ही नहीं हो सकता, उसका कोई एक ऐसे प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस इंप्लीकेशन हो ही नहीं सकते थे। और इसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, ये तो एकेडमिक एक्टिविटी है, पर इवन उस एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर जजेस को ऐसे मुद्दे या ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए थे जिसकी वजह से इन फ्यूचर जो नई जनरेशन आएगी वो जनरेशन इस जजमेंट को समझ के अपने नए विजडम क्रिएट कर सकती थी। पर वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस कर दी इन 4 जजेस ने, और जस्टिस नागरत्ना जी ने उधर ध्यान दिया। आप देखेंगे हर अखबारों में इस मुद्दे के ऊपर बात हुई और हर अखबार इस मुद्दे के ऊपर फोकस कर रहा है कि डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है, और ये शायद अगले कुछ सालों तक ये मुद्दा जरूर रहेगा। दोस्तों, भारत में अभी तक 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका था और ये तीसरी बार 2016 में जो हुआ वो तीसरी बार हुआ। और जब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ वो कभी भी सभी सीरीज ऑफ नोट्स का नहीं हुआ है, ओनली सर्टेन सीरीज ऑफ नोट्स का हुआ है। पूरी की पूरी सीरीज खत्म नहीं हुई है, ठीक है। और उसी का तो बड़ा मुद्दा क्रिएट हुआ था। और यहां पे ये बोला गया कि जो भी पुराने जमाने में जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें उन करेंसी का डिमोनेटाइजेशन हुआ जिस करंट करेंसी का सर्कुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1%। ये पहली बार भारत के इतिहास में या वर्ल्ड के इतिहास में डिमोनेटाइजेशन हुआ जहां पे 85% से ज्यादा जो करेंसी सर्कुलेशन में थी उसी करेंसी को आपने निकाल दिया। कितना दिक्कत हुआ होगा लोगों को, और आपने महसूस किया ही ना, ठीक है। तो भैया ये मुद्दों के ऊपर है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक से पॉइंट निकाला गया कि सरकारों के प्रति जुडिशरी कितना रिस्पेक्ट दे रही है। हालांकि इकोनॉमिक पॉलिसी में जनरली सरकार को थोड़ा फ्री हैंड मिलना चाहिए, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आकर हर इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर कुछ बोलेगी तो वो सही बात नहीं होगा। हावेवर इस मुद्दे के ऊपर सरकार मतलब कोर्ट के पास काफी ज्यादा पावर था जो उन्होंने नहीं लिया। वो मुद्दा इस हिंदू आर्टिकल ने कहा। और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सैयद जफर इस्लाम जो बीजेपी के मेंबर है, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वर्ड के ऊपर ये बातें रखी। उन्होंने बोला विजन विंडिकेटेड, एक ऐसा विजन जो जीत गया, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स क्लैट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, दोस्तों मिस ना करें। 5 जनवरी से हमारा नया बैच चालू हो रहा है, ठीक है। और 5 जनवरी से जो नया बैच चालू हो रहा है, विच इज अ कोर्ट बेस्ड स्टडीज, दे आर वंडरफुल ग्रुप ऑफ स्टडीज विच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस कोर्ट की पढ़ाई के अंदर हम आपको बहुत आगे अच्छी तरीके से लेकर जाए, आपके रैंक को बढ़ाने के लिए मदद करें, और रेगुलर हम आपके टेस्ट लेते रहे, रेगुलर हम आपको मोटिवेशन देते रहे, ठीक है। ये हमारा मकसद रहेगा। तो आइए और ज्वाइन करिए प्रो टैलेंट के इस कोर्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, हम बात करेंगे इजराइल का जो वेस्ट बैंक का ऑक्यूपेशन है, क्या वो लीगल है कि नहीं। अब ये लीगल है या नहीं उसके बारे में कौन जजमेंट देगा, तो भैया वो तो यूनाइटेड नेशन बैठा है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में जाते जाते 30 दिसंबर को एक बड़ा सा रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन में यह पूछा गया कि क्या इजराइल का जो वेस्ट बैंक का ऑक्यूपेशन है ना। अब ये वेस्ट बैंक क्या है, इजराइल ने किसको ऑक्यूपाई किया, वो 2 मिनट में मैं समझाता हूं, पहले ये पॉइंट समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2022 में 30 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन इन्होंने अडॉप्ट करा। यह रेजोल्यूशन उन्होंने पास करते हुए यह बोला कि जो इजराइल ने वेस्ट बैंक का ऑक्यूपेशन किया, क्या वो लीगल है। तो उन्होंने उस मैटर को आईसीजे को रेफर किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को उस मुद्दे को रेफर किया। अब वहां से 2 मुद्दे निकलेंगे, या तो जिन्होंने ये केस किया है ना, या जो पार्टी उसके साथ इन्वॉल्व हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं उसको सेटल करने की बात करे। मतलब जिन्होंने केस किया वो वापस ले ले, या इस केस में है अरब कंट्रीज, वो वापस ले ले, या इजराइल बोले कि ठीक है चलो मैं ये जगह आपको छोड़ दे देता हूं, वेस्ट बैंक आपको दे देता हूं। या तो ये क्रिएट होगा एक केस, या तो दूसरा केस क्रिएट होगा जहां पे आईसीजे में पूरा लीगल केस चलेगा और केस प्रोग्रेस होगा और उसका डिसीजन आईसीजे देगा। इट मे बी इन फेवर ऑफ इजराइल, इट मे बी अगेंस्ट इजराइल।
हावेवर आईसीजे के पास कोई पावर नहीं है कि अपनी ऑर्डर को वो इंप्लीमेंट करवा सके, है ना, पर फिर भी जजमेंट तो आएगा ही आएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इजराइल के साथ क्रिएट हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर आप ये सब बता रहे तो थोड़ा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा है। दोस्तों 1917 में, है ना, ये है पूरा एरिया जिसको आज हम इजराइल बोलते हैं, ये पूरा ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब वहां पे पहले अरब लोग रहते थे, है ना। 1917 दैट इज रेफरिंग टू वर्ल्ड वॉर टू के बिल्कुल, सॉरी, वर्ल्ड वॉर वन के बिल्कुल खत्म होने की कगार के ऊपर बात हो रही है। फिर 1948 वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही खत्म हुआ तो जूइश लोगों ने इस एरिया को धीरे धीरे अपने हाथ में कैप्चर कर लिया। पूरे वर्ल्ड से ये लोग आ गए और वहां पे रहने लगे, और जितने भी अरब लोग थे उनको खदेड़ दिया, है ना। जायोनिस्ट मिलिट्री फोर्सेस ने करीबन 7.5 लाख पैलेस्टीनियन अरब लोगों को खदेड़ दिया और पूरा का पूरा पैलेस्टाइन एरिया उनके पास कैप्चर कर दिया। उनमें से कुछ एरिया विच इज गाजा, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, वहां पे अभी भी पैलेस्टीनियन रहते। धीरे धीरे ये एरिया कम होने लगा, है ना, और कम होते होते बहुत ज्यादा एरिया पे कौन रहने आ गया भाई, आ गए इजराइल जूइश लोग। उन जूइश लोगों ने अभी भी अपने हाथों में जो जो चीजें लगा के रखी है, जैसे ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, ये दिख रहा है आपको मैप के अंदर, ये आपका वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, ठीक है, बराबर है। उस मुद्दे के ऊपर बात हो रही है और इसी का पूरा एरिया किसके अंडर में, ग्रीन है, मतलब किसके अंडर में, पैलेस्टाइन के अंडर में, और इजराइल चाहता है इसको कैप्चर कर ले। ये सुनो, इजराइल चाहता है कैप्चर कर ले, है ना। देखिए दोस्तों, ये सीरिया का गोलान हाइट है ना, जो इजराइल ले चुका था, फिर वापस दे दिया, सॉरी हाँ वापस दे दिया, इजराइल ले चुका था। इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला था जो इसने वापस इजिप्ट को दे दिया। जो दो चीजें उसने नहीं दी है वो है आपका वेस्ट बैंक और गाजा, जिसके ऊपर अभी ये बातें चल रही है। समझ में आया दोस्तों, है ना। ये लीगल केस यूएनजीए में, इंडिया ने इस रेजोल्यूशन में से एब्सटेन किया था, समझ में आया। यूएसए, है ना, इसके फेवर में था। 87 मेंबर कंट्रीज वर इन फेवर ऑफ दिस, 26 countries opposed it and some around 53 countries abstained. इंडिया उसी का पार्ट था। समझ में आ रहा है सबको, सही है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। तो दोस्तों इसके साथ साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर और फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, नॉट फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुविर, ही विजिटेड अल अक्सा कंपाउंड इन जेरूसलम। दोस्तों जेरूसलम एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है, ये जेरूसलम है, ये जेरूसलम 3 धर्मों का काफी महत्वपूर्ण प्लेस है। तीनों एक ही ओरिजिन के हैं, जूइश, क्रिश्चियन एंड इस्लाम, तीन का ये बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, ठीक है। ये है अल अक्सा मॉस्क, बड़ा फेमस मॉस्क है उस एरिया में, है ना, जहां पे आप देख सकते हैं ये अल अक्सा मॉस्क का ये पूरा एरिया है, जेरूसलम का पूरा एरिया बात हो रही है ना। ये डोम ऑफ रॉक है, ये वेस्टर्न वॉल है ना, जिसको वेलिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वहां जाकर जूइश लोग, है ना, वेलिंग करते हैं, दैट इज वेयर द सिनेरियो इज, बराबर है। तो समझ में आ गया आपको इजराइल का पूरा मुद्दा। इसको हम रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे और कभी मौका मिला तो हम हिस्टोरिकल मुद्दे के ऊपर आपके साथ बात करेंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या हिस्टोरिकल बड़े बड़े मुद्दे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी रिलीजियस कन्वर्जन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल कन्वर्जन। दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 के बारे में कल हमने बात करी थी, ये सुनो, विच इज फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आपके पास फ्रीडम है अपने रिलीजियन को प्रोपोगेट करने का, प्रोफेस करने का एंड प्रैक्टिस करने का। ये सुनो, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, अपना धर्म का फैलावा कर सकते हैं। प्रोपोगेट डज नॉट मीन दैट यू हैव राइट टू कन्वर्ट अदर पर्सन टू योर ओन रिलीजन। ये आपके पास अधिकार नहीं है।
ठीक है, पर आप अपने धर्म की बातों को लोगों तक फैला सकते हो, आप उनको सुना सकते हो, उनको बता सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को समझते हुए, ये बहुत ही एस्टेब्लिश्ड आइडिया है प्रोपोगेशन का, हाउएवर कहीं ना कहीं लोग प्रोपोगेशन को गलत तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है सोसाइटी ही उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करती है, अपनी मर्जी से कर लेती है, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन बाय अ स्टेट विल नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू बी इलीगल while agreeing to hear Madhya Pradesh government's appeal against the High Court's decision to freeze a mandatory provision requiring a person who desires to convert to another faith to give 60 days prior intimation to the district magistrate. मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 में उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी बंदा अगर अपना धर्म चेंज करना चाहता है, उसको सबसे पहले 60 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा टू अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इस बात को आप सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार है कि वो बेटर है कि नहीं। ये बेंच बैठी गई थी जिसके हेड थे जस्टिस एमआर शाह। ही शुड नोटिस्ड, ठीक है, टू एमपी गवर्नमेंट बट रिफ्यूज्ड टू ऑर्डर एन इंटरिम स्टे ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर। हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कोई इंटरिम स्टे लगाने के ऊपर उन्होंने ना बोल दिया। ठीक है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें जो राइट टू कन्वर्जन दिया गया है, सॉरी जो नहीं है ना, राइट टू कन्वर्जन प्रोपोगेशन का पार्ट नहीं है, पर भारत में मैरिज के नाम के ऊपर जो राइट टू कन्वर्जन होता है, जो लोग कन्वर्जन करते रहते हैं, ठीक है, क्या वो सही है? क्या उसको रोकना चाहिए? ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इसको रेगुलरली फॉलो करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये 2023 में जब बड़े बड़े स्टेट इलेक्शन आने वाले हैं तो ऐसे रिलीजियस मुद्दे बहुत सारी जगह पे उठेंगे और ये उठेंगे और उठते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए क्विक कुछ अपडेट। यहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान के बारे में बात हो रही है। शी इज एन ऑफिसर फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर to operationally deployed on Kumar Post at Siachen Glacier. Siachen Glacier है ना, आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के ये रीजन के अंदर है ना, इस रीजन में सियाचिन ग्लेशियर काफी ऊंची पायदाद पे है। कुमार पोस्ट है करीबन 15,632 फीट के ऊपर आया हुआ है और वहां पे ये देखिए, ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है और ये है आपका जगह कॉल कुमार पोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कुमार पोस्ट। और उस कुमार पोस्ट पे कौन है भैया? फर्स्ट वुमन आर्मी ऑफिसर जिसका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। याद रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भारत देश के लिए। फिर आया एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचा था कि क्या सिनेमा हॉल है ना, अपने सिनेमा हॉल के अंदर क्या खाना लाना, ठीक है, या क्या खाना ले जाना, ठीक है, और कितना खाना देना, वो लोग है ना, उसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, जिन्होंने कहा था मल्टीप्लेक्स एंड सिनेमा हॉल ओनर्स, ठीक है, कैन नॉट प्रोहिबिट मूवी गोवर्स फ्रॉम कैरिंग देयर ओन फूड आर्टिकल्स एंड वाटर इनसाइड दी थिएटर। लोग अपनी मर्जी से अपना खाना लेके जा सकते हैं और पानी भी ले जा सकते हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी, उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट ओनर की प्रॉपर्टी है, उसको अपने टर्म्स और कंडीशन लगा सकता है कि हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी में कौन अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, विच इज वेरी लॉजिकल। मानो आप अगेन से आइसक्रीम लेकर गए है ना, या आप ऐसा कुछ खाना लेकर गए है ना जो पूरे उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, आप चाइनीज ग्रेवी वाला खाना लेकर गए हो घर से बना के और सब कुछ आप नीचे गिरा रहे हो और वहां की सीट वीट पूरी गंदी हो गई, वो प्राइवेट ओनर आपसे सिर्फ 200, 300, 400 रुपया मांगता है एक टिकट का और आप पूरी सीट बिगाड़ के चले जाओगे, ये कहां का इंसाफ है? तो ये बिल्कुल सही बात है, दे कैन रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, लड़ाई उस बात की थी कि सिनेमा हॉल वाले बहुत पैसे लेते हैं पॉपकॉर्न के, लेते ही है, एक 10 रुपए के समोसा का वो 100 रुपया ले लेता है, लेते ही है,
₹20 का सॉफ्ट ड्रिंक का ₹200 ले लेता है, लेते ही है, उसका क्या करें? वो लोग कमाना चाहते हैं, आपको फोर्स थोड़ी किया जाता, आप मत लो ना, ठीक है? आपको फोर्स थोड़ी करता है कि आप बैठे हो तो आपको कंपलसरी पॉपकॉर्न लेना है, कोई मतलब नहीं है, पॉपकॉर्न मत लो ना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? हाँ, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, आप घर से पानी तो नहीं ले जा सकते क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पर सिनेमा हॉल वालों को फ्री में पानी उनको देना चाहिए, ठीक है ना? ये मेरा मानना है कि बहुत सारे सिनेमा हॉल वाले देते हैं, ठीक है, पर यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण आया तो ये थोड़ा क्लियर कर दिया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया। फिर ऑडियो बुक, नए नए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं ऑडियो बुक वाले, आपने सुना होगा कुकू FM, पॉकेट FM, और इन दोनों ने कॉपीराइट के अपने इश्यूज आउटसाइड कोर्ट सेटल कर दिए, बहुत अच्छी बात है ना? पॉकेट FM ने कुकू FM के ऊपर केस लगाया। अब मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपके कॉपीराइट को मुद्दे समझ में आए। किताब एक कॉपीराइटेड आइटम है, उस किताब की ऑडियो बुक बनाना, उसका भी किसी से लाइसेंस, कॉपीराइट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, सही बात है ना? मैंने एक किताब लिखी और आप उसको ऑडियो बुक बनाना चाहते हो तो आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। अब आपने परमिशन नहीं ली, ठीक है, या आपने परमिशन तो ले ली मेरे से, ठीक है, फिर दूसरे वाले ने, है ना, वैसा ही ऑडियो बुक बनाना चालू कर दिया तो आपका उसके साथ झगड़ा तो जरूर होगा ना। तो यही वो इश्यू है कुकू FM और पॉकेट FM का, समझ में आया दोस्तों, है ना? चलिए बढ़िया। जस्टिस, सॉरी नॉट जस्टिस बाइडेन, जस्टिन का जस्टिस कैसे हो गया भैया? प्रेसिडेंट जस्टिन बाइडेन, जो बाइडेन, ही स्टिल वांट्स लॉस एंजलिस मेयर एरिक गारसेती टू बिकम द इंडिया एनवॉय। वो बड़े कंट्रोवर्सी में फंसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, एंड वो इंडिया के एम्बेसडर बनेंगे। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि इज गोइंग टू रीनॉमिनेट मिस्टर गारसेती एज अ न्यू कांग्रेशनल सेशन, है ना, जो भी आने वाला है। उसमें व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने कहा कि ही इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इंडियाज एनवॉय, ऐसा अनाउंसमेंट आएगा। ही इज फेसिंग सम एक्यूजेशंस ऑफ अगेंस्ट मिसकंडक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। यूके में इन्फ्लेशन की हालत खराब हो रही है और जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, और इसकी वजह से रेल सर्विस वाले लोगों ने अब वहां पे स्ट्राइक लगा दी। तो भैया बड़े पंगे होने लगे, उधर नर्स डिमांड करी कि हमारे पैसे बढ़ाओ, इधर वर्कर भी डिमांड करे कि हमें पैसे बढ़ाओ, ठीक है। तो दिक्कतें तो बढ़ रही है। गवर्नमेंट रेजिस विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है कि जब कोई इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आपको विंडफॉल प्रॉफिट हो जाए, विंडफॉल गेन हो जाए। विंडफॉल गेन का मतलब क्या? आपने कुछ नया नहीं किया, पर आजू बाजू की सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि जिसकी वजह से आपको बड़ा बेनिफिट हो गया। मानो आपने एक जर्मन लैंग्वेज सीखने का कोचिंग क्लास चालू किया था, ठीक है। अब आपने जर्मनी पढ़ाना चालू करा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना चालू करा। अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि वर्ल्ड में सब लोगों को अब जर्मन ही जाने की संभावना बन रही है, या जर्मन ही एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो गई, और अब आपकी इंस्टीट्यूशन को विंडफॉल गेन होने लगा। उसके ऊपर सरकारें बोलेगी वी आर गोइंग टू आस्क विंडफॉल गेन। तो यहां पे विंडफॉल प्रॉफिट जो हो रहा है, विंडफॉल गेन हो रहा है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर जो पहले जिस दाम पे खरीदा था, ठीक है, कंपनियों ने, उसके बाद अब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि वर्ल्ड में सिनारियो चेंज हो गया, है ना, वॉर चालू हो गई। तो जब वो प्रॉफिट बढ़ने लगा, उसके ऊपर विंडफॉल गेन हुआ। उस विंडफॉल गेन के ऊपर सरकारें टैक्स लगाना चाहती है। समझ में आया? चलिए बढ़िया। दैट्स कॉल्ड विंडफॉल गेन टैक्स। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में गए और वहां पे उन्होंने सियोम ब्रिज, है ना, सियांग रीजन अरुणाचल प्रदेश में, उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। बड़े महत्वपूर्ण काम किया। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। 28 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट को राजनाथ सिंह साहब ने इनॉग्रेट किया, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के सामने इस तरीके की बातें करना बिल्कुल जरूरी है। और ये हमारा आखिरी मुद्दा जो बड़े काम का है, लीगल इश्यू, इसके साथ समझना बहुत जरूरी है। जैन धर्म के लोग
जनरली अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, है ना। इसी सनातन धर्म, हिंदू से ये धर्म पैदा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इस धर्म को हिंदू का ही पार्ट मानती है। और अब जैन कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट का फोटो सूरत का है। सूरत में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कल, बड़ी 3 किलोमीटर लंबी एक लाइन लगाई गई, है ना। और पूरे देश में इसका नाम हुआ, कह रहे जैन धर्म के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस चीज के हो रहे? 2 जगह के प्रोटेस्ट हो रहे, ध्यान से समझना। जैन धर्म अलग धर्म है हिंदू से, ठीक है, हिंदू से ही बना है। महावीर स्वामी उसके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर है उनके। हालांकि वो सबसे फेमस वही एक से है, टोटल 24 तीर्थंकर के जो सबसे पहले तीर्थंकर है आदिनाथ, ठीक है। उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का जो साल्वेशन हुआ, जो मोक्ष हुआ, वो हुआ सम्मेद शिखर पे। सम्मेद शिखर आज की तारीख में झारखंड में आया हुआ है। कहां पर आया है? झारखंड में पारसनाथ हिल के ऊपर आया हुआ है। सही है। तो यह है आपका झारखंड की जगह। एक दूसरी जगह है गुजरात में है, जिसको बोलते हैं शेत्रुंजय हिल, और वहां पे पालीताना करके एक बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान बनाया हुआ है जैन धर्मों का। ये भी हिल पे है और ये भी हिल पे है, ठीक है। ये 2 जगह पहले समझ लीजिए, एक झारखंड में है और एक गुजरात में है। अब झारखंड गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज से 3 साल पहले एक नोटिस लगाई थी कि हम इस जगह को सम्मेद शिखर, जो दुमका करके एक डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है ना, उसको हम टूरिस्ट प्लेस की तरीके से डेवलप करेंगे। ये 3 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, तब लगाया गया था। अचानक से जैन धर्म के लोगों की नोटिस में ये बात आती है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उनको पहले क्यों समझ में नहीं आया, उन्होंने पहले ये क्यों देखा नहीं, पर अचानक अभी समझ में आया। चले कोई नहीं, अभी समझ में आया, ठीक है। क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि इस सम्मेद शिखर का बहुत ही ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इको टूरिज्म का, और हम इसको इको टूरिज्म के द्वारा डेवलप करना चाहते हैं इस हिल को डेवलप करना चाहते हैं। जैन धर्म के लोग बोलते हैं कि ना जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यह टूरिस्ट प्लेस की तरीके से डेवलप होगा तो टूरिस्ट का आने का मकसद होता है कि एंजॉयमेंट करना। उनको वहाँ लीजर चाहिए, उनको वहाँ पे एंजॉयमेंट करना है, और ये हमारे धर्म का स्थान है, और यहाँ पे हमारे धर्म का जो करने का, प्रैक्टिस करने का तरीका है और उनका फन करने का तरीका है, वो दोनों मैच नहीं होगा, और जिसकी वजह से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो हम नहीं चाहते कि इसको आप उस तरीके से इको टूरिज्म के द्वारा डेवलप करें। तो ये प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में एक जैन धर्म मुनि ने अपने देह का भी त्याग कर दिया, ठीक है ना। ये बड़ी मुद्दे हो रहे हैं, बड़ा मुद्दा डेवलप हो रहा है। पालीताना में अलग ही बवाल मचा हुआ है। पालीताना, क्योंकि मैं पालीताना खुद जाके आया हूं, है ना, मैं बहुत बार गया हूं वहां पे, ठीक है। पालीताना जैन धर्मों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक जमाने में जब मैं गया था, है ना, तो रास्ते में, पालीताना के पूरे रास्ते में, समझना बहुत मजेदार सी मुद्दा है, पालीताना के पूरे रास्ते में, ठीक है, लोग अलग अलग तरीके का खाना देते थे। जैन धर्म का वो पवित्र धाम है, और उस धाम के ऊपर जब आप चढ़ते हो तो रास्ते में आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि जैन धर्म मानता है कि अपने आप को रिस्ट्रेन करो। इस विचार के द्वारा वो चलता है, ठीक है। तो खाना नहीं खाना है, और यहाँ पे सब खाना वाना मिल रहा है, ठीक है। और खाना भी क्या मिल रहा है? सब कुछ, ठीक है। चाइनीज खाना भी मिल रहा है, जहाँ पे आलू प्याज, है ना, जिंजर, सब कुछ मिल रहा है। जैन धर्म उस सब चीजों का हिमायती है ही नहीं, वो सब खाना खाता ही नहीं है, और ये सब रास्ते पे मिल रहा है। जब एक जमाने में मैं गया था तब था, फिर अभी रिसेंटली गया था, आज से 3-4 साल पहले, तब ये सब मतलब आइटम नहीं मिलती थी, और उस एरिया में अब दूर दूर तक, है ना, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हावेवर वहाँ पे सबसे ऊपर जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग, जब ये पिलग्रिमेज प्लेस के लोगों को लेके उठा के लेकर जाते हैं, उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे दही और सब आइटम्स थोड़ी बहुत मिलती है, तो वो खाते हैं। इंटरेस्टिंगली मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं वहाँ पे गया, मुझे तो वहाँ का दही पसंद आया, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब मैं वहाँ पे गया था, तब मुझे ये सब तो भनक थी नहीं, तो दही मिलता था, मैंने खा लिया, स्कूल से गए थे हम, ठीक है। फिर जब ये वापस में गया
तो मैंने दही ले लिया, दही खा लिया, है ना। और दही खा के वापस जब मैं नीचे उतर रहा था तो वहां बड़े अक्षरों में लिखा था कि अगर आपने इस यात्रा के दौरान कुछ भी खाना खाया, ठीक है, तो आपको इस यात्रा का फल नहीं मिलेगा। तो पूरा दुख हो गया मेरे मन में कि यार पूरी मेहनत से हम चढ़े थे, भगवान से है ना फल लेने के लिए आए थे और भगवान अब फल देंगे ही नहीं, पूरा का पूरा काम वेस्टेज हो गया, ऐसा लगा। बट एनीवे, अब पालिताना में हुआ क्या, रिसेंटली एक वंडलिज्म का इश्यू आया। क्या इश्यू आया? वंडलिज्म का, ठीक है, कि पालिताना में नवंबर 26-27 तारीख की रात को 2022 में, ठीक है, एक वहां बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, उन मंदिरों में से एक जगह पे, है ना, जो भगवान आदिनाथ है उनकी पादुका लगाई गई है ना, पत्थर से बनाई गई पादुका है। उस पादुका को किसी ने तोड़ दिया था, किसी मिसक्रिएंट ने उनके टो को, है ना, तोड़ दिया था। और फिर जैन धर्म के लोग बड़े गुस्से हो गए उस बात से, उन्होंने इनसे कंप्लेन भी करी। पुलिस ने तुरंत ही उसको इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने कहा कि अच्छा, हमने इन्वेस्टिगेट किया। दिसंबर 23 तारीख को उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके बताया कि कोई मिसक्रिएंट था, चोरी करने के बहाने आया था, वो अंदर घुसा, जब उसको चोरी करने के लिए कुछ सामान मिला नहीं तो उसने गुस्से में आकर वहां की पादुका को तोड़ दिया। जैन धर्म के लोग इस बात के साथ सहमत नहीं है, वो चाहते हैं कि और बेहतर वे में इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये सीधा हमारे धर्म के ऊपर अटैक है। तो ये जैन प्रोटेस्ट बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जैन धर्म के जो गुरु है उनकी बातों से, उनकी बातें बहुत एग्रेसिव दिखती है, जो उनके धर्म के विचारों के साथ सहमत नहीं हो रही है ऐसा दिखता है। हावेवर वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी बातों का प्रयोग करते हो, ऐसा भी माना जा सकता है। पर ये तो आगे वाला समय ही बताएगा कि पब्लिक उसको कैसे रिएक्ट करती है और जैन धर्म के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि समेत शिखर को इस इको टूरिज्म स्पॉट नहीं बनाना चाहिए और पालिताना को, है ना, जैन धर्म का पिलग्रिमेज स्थल घोषित कर वहां पे जिस तरीके की सिस्टम्स है जैन धर्मों की, वही एस्टेब्लिश करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। पर देखेंगे आगे कैसे बात बनती है, ठीक है। कल हम इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विद डिजिटल बिल, साइबर बुलिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आ रही है, हम कल उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। सेशन कैसा लगा दोस्तों? पसंद आया? अगर पसंद आया है तो 10 में से मुझे मार्क्स दे दीजिए कि कैसे रहे। 10 में से मार्क्स दीजिए, पता चल जाएगा कि कैसा रहा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 5 जनवरी से नया बैच चालू हो रहा है, इसको लेना भूलिएगा मत, ठीक है। वन ऑफ द वंडरफुल कोर्स विच वी आर कमिंग अप विथ, ठीक है। चलिए ग्रेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है फिर मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी।